नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन तो रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा और मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को टाइम दीजिए और एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जाइए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका दिमाग का घंटा टाइम से बजता रहे। और हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। मीन्स एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें एक टीचर का क्या रोल होगा। तो विकल्प है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, और एक है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये सुनिश्चित करना दायित्व होता है कि बच्चे के अंदर जो कुछ भी पोटेंशियल, उसके अंदर जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एकदम अपेक्स तक ले जा सके। ये टीचर का रोल होता है। टीचर का रोल ये नहीं होता है कि हर बच्चे को समान गति से आगे बढ़ाए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर बच्चा अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर जो है सी विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब कुछ बच्चे हैं जो हमेशा मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके लिए आप उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो उसमें जो है एनालिसिस जब आप करेंगे तो विकल्प है, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वह अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, और बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, तब आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे में रुचि नहीं है, बच्चा सीख नहीं पा रहा है, या बच्चा हल्ला कर रहा है, या बच्चा शैतानी कर रहा है, तो इसमें बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। आपको ध्यान देना है, जो कुछ भी कमी सिर्फ आप में है। आप अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको क्रिएटिव बनाइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने का मौका दीजिए। यही एक स्ट्रेटजी है जो कि कुछ कर सकती है। और ये जो एनसीएफ है 2005 है, ये यही कहता है कि जो कुछ भी अगर आप मतलब क्लासरूम में अगर अनुशासनहीनता हो रही है, शोर हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर जो है आपको चौथा विकल्प सही होगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें यह होगा कि जो कुछ भी कमी रह जाएगी आप उसे इम्प्रूव करेंगे। और अन्य विकल्पों को देखें, जैसे कि बच्चों का अध्ययन में रुचि नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, ये आप कभी नहीं कह सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को पढ़ाएं और किसी भी तरह से उनको इन्वॉल्व करें पढ़ाई में। इसलिए यहाँ पर जो है चौथा विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी। मतलब एक टीचर है, वो इंश्योर करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो है इंटरनली मोटिवेट हों। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए। तो विकल्प हैं, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तीसरा विकल्प है वास्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना और इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों को योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। तो इसमें जो है चौथा विकल्प ही सही होगा, क्योंकि ऐसे लर्निंग एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों से सोचने के लिए बच्चों को प्रेरित करे, वही डाइवर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन होता है। तो यहाँ पर जो है यही विकल्प सही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके चिंतन को फोकस किया जाए। अब दूसरा विकल्प से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तो अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना तो ठीक है, पर उससे भी अच्छा ये विकल्प होगा कि अभिसारी चिंतन को फोकस किया जाए, अभिसारी चिंतन पर बल दिया जाए। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जब सोचेंगे तो वो चिंतन अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है डी विकल्प ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें मतलब एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, तो उसमें क्या होगा, मेनली उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा।
शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। दूसरा विकल्प है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तीसरा विकल्प है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पर और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। और चौथा विकल्प है शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि एक्टिविटी के बेस्ड पर बच्चों को सिखाया जाए, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प को देखते हैं कि शिक्षक के मार्गदर्शन से, मतलब टीचर के गाइडेंस में जो लर्नर्स हैं वो अपनी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, खुद का जो समझ है उसको बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको बनाया जाए कि वो अपनी खुद समझ बनाए। यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाती है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो है बी विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रगतिवादी शिक्षा विकल्प है अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा विकल्प है पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है क्योंकि विज्ञान ही एकमात्र वैध स्रोत है, मतलब कि जो वैलिड नॉलेज है वो। और एक मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। और चौथा विकल्प है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो देखिए जो विकल्प ये हैं कि अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो अनुबंधन के सिद्धांत पर, कंडीशनिंग के सिद्धांत पर जो है प्रगतिवादी शिक्षा आधारित नहीं है। कंडीशनिंग का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को बार बार मैकेनिकल प्रैक्टिस करा करके, यांत्रिक अभ्यास करा करके जो है उसे सिखाया जाए, तो वो जो है प्रगतिवादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि एकमात्र वैध स्रोत, तो ऐसा है ही नहीं, तो दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखें, एक मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है, वर्तमान समय बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये बात गलत है। विदाउट पनिशमेंट बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उन्हें हाईली मोटिवेट किया जा सकता है, इसलिए सी विकल्प भी नहीं होगा। डी विकल्प होगा कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर उन्हें फोकस किया जाए, मतलब वो खुद सोचें, सोच करके करें। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम उनके सामने प्रस्तुत की जाती है और उसे वो सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इससे बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बच्चा खुद सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, खुद एक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर जो है डी विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आए वो आपसे बन सके। अगर जो है आप इसे ध्यान से नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने प्रश्न और उत्तर रह जाएंगे और जरूरी नहीं कि प्रश्न रिपीट ही हों। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, पेशेंस के साथ बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में एक इफेक्टिव क्लासरूम में का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। विकल्प हैं, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा विकल्प है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। तीसरा विकल्प है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। और चौथा विकल्प है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम यही होगी कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक का सहारा लें, क्योंकि जो है शिक्षक का सहारा लें तो एनसीएफ 2005 यही कहता है ना कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, सिर्फ सुविधा प्रदाता का काम करेगा टीचर, और जो सीधे सीधे वो जो है ये नहीं कह देगा कि तुमको यही करना है, लीक पर नहीं चलाएगा वो। तो इस प्रकार से बच्चे खुद करने जाएंगे और टीचर जो है उन्हें सुविधा देता जाएगा, जो सहायता की जरूरत पड़ेगी वो देता जाएगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, यही सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर यही इफेक्टिव क्लासरूम के लिए अच्छा एक शर्त है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अन्य विकल्पों पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सी विकल्प तो बिल्कुल निगेटिव ही है, इसे हटा ही दीजिए, दंड की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक, ये डी विकल्प भी हटा दीजिए क्योंकि ये भी निगेटिव है। और जो यहाँ पर बात यह है कि योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है, ये होना चाहिए, लेकिन इससे अच्छा विकल्प ए है, इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो है उचित विकल्प जो होगा ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर पर काम करते हैं। आपके विचार में इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। मतलब ये है कि आफ्टर एंड बिफोर बच्चे जो है स्कूल के काम करते हैं, घर में मदद करते हैं, अब ऐसे में जो है होमवर्क कंप्लीट करवाना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। विकल्पों को देखते हैं। शिक्षिका को ऐसा भी कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। दूसरा विकल्प है, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके मतलब क्लास में ज्यादा टाइम दे। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहे। और चौथा विकल्प है, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो इसमें जो है सबसे अच्छा विकल्प होगा,
उचित विकल्प होगा शिक्षिका को ऐसा भी कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम का बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। मतलब जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है वो बच्चे के घरेलू जीवन से उसे जोड़े। तो ऐसे में क्या होगा, वो सीधे सीधे उसे जो है इंटरेस्टिंग लगेगा फैक्ट। इसके अलावा जो कुछ भी वो गृह कार्य करती है तो उसमें जो है उसको सहयोग मिलेगा, तो उसका काम भी होता रहेगा और वो सीखती भी रहेगी। तो इस प्रकार से जो है उसमें उसकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी और उसका सीखना भी जारी रहेगा। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। विकल्प है समय सारणी की कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बने रहना। दूसरा विकल्प है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तीसरा है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। और चौथा विकल्प है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए सुविधा देना। मतलब ये है कि सीखने के लिए जो कुछ टेक्निक्स हैं उनको, उन कंडीशंस को क्रिएट करना कि बच्चे जो है टीचर पर बैंक कर सकें, भरोसा कर सकें और सीखें। तो उनके जो सीखने के तरीके हैं वो स्वतंत्र हों, आप उन्हें जो है डोमिनेट ना करें। इसलिए जो है एक किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका यही होगी कि बच्चे खुद से चिंतन करें, खुद से सीखें और उनके लिए सीखने का माहौल आप क्रिएट करें। जहाँ कहीं ज़रूरत हो उसमें आप सहयोग करें। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। देखिए, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ये एक तरह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाह्य जो है प्रेरक है। तो बाह्य प्रेरक जो होते हैं वो या तो दंड पर या पुरस्कार पर आधारित होते हैं। तो दंड और पुरस्कार के आधार पर जो है ज़्यादा दिन तक लर्निंग नहीं कराई जा सकती है। जब बच्चे इंटरनली मोटिवेट होंगे तब वो ज़्यादा दिन तक सीख सकते हैं। विकल्पों को देखते हैं। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ने शुरू करेंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। और पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनको गृह कार्य पूरा करने में बाधा डालेगा। तो देखिए, पुस्तकों को पढ़ना उनके गृह कार्य में बाधा डालेगा, ये विकल्प हटा देते हैं। ये नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू करें तो बड़ी प्रमाण पत्र में आवश्यकता होगी, तो ये भी निगेटिव है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, ये जो है ये भी विकल्प उतना सुटेबल नहीं है। सुटेबल विकल्प ये होगा कि यह बच्चों को सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ने को मोटिवेट कर सकता है। मतलब सिर्फ पुरस्कार के लालच में कि भाई हमको चलो प्रमाण पत्र मिलेगा इसलिए चलो पढ़ते हैं। तो ये जो है ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं देती है ये टेक्निक। इसीलिए जो है यहाँ पर ये उचित विकल्प होगा कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कंप्लीट होते हैं आपके 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर नहीं समझ में आया तो इसे आप लोग फिर से देख सकते हैं। ऐसे अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को जो है पूरे लगभग 15-16 जो है वीडियो ऐसे प्रोवाइडेड है। उनको देखिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट के माध्यम से फीडबैक हमें जरूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और जो है BHU B.Ed एंट्रेंस की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी आप लोगों को दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।